सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ भाई, जी, क्योंकि कई दिनों के बाद जब हम मिलते हैं तो मन ऐसा ही करता है ना कि भाई बहुत सारा प्यार उड़ेल दें, बहुत सारा अभिवादन करें। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो खास तौर से मौसम भी ऐसा खुशनुमा है ना कि बस मन में बहारें ही बहारें हैं। हाँ बिल्कुल, प्रकृति वैसे तो हमेशा ही मेहरबान होती है, लेकिन उसका जो एक ऋतु चक्र होता है, कभी बसंत है तो कभी पतझड़ का मौसम है, कभी बारिश का, तो ये सब जो बातें हैं ये सचमुच हमें अचंभित करती है और साथ ही साथ कृतज्ञ भी बनाती है हमें अपने प्रति कि वो कितना कुछ हमें दे देती है। कभी जब हम बहुत मन खुश होता है तो हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, वहाँ बहुत ठंडक होती है। जब गर्मी से बहुत परेशान होते हैं तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो हमें बहुत सहला देती है। तो ये सब बातें वाकई में बड़ी अनोखी लगती है। बिल्कुल है, लेकिन ये तो ऋतुराज है। वैसे भी बसंत जो है ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और आज हम इसीलिए पर्यटन के लिए घुमाने ले चलेंगे मुगल गार्डन, है ना, क्योंकि वहाँ इस समय बहारें अपने बिल्कुल चरम पर हैं, तो उसका भी आनंद हम अपने श्रोताओं के साथ उठाएंगे। वहीं आज हम बात करेंगे भरथरी गायिका सुरुजबाई खांडे के बारे में बात करेंगे, है ना जी। और बहुत खास दिन होते हैं मंजू ना, कुछ लोगों का जन्म जयंती है, उन्हें भी तो हम याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नमन करते हैं मदन लाल ढींगरा को, है ना। बिल्कुल, आज हम याद कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को। आज उनकी जयंती है। वे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे कट्टर देशभक्तों के संपर्क में रहे। उन्हीं से उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लिया और 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में आयोजित वार्षिक समारोह में मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया और 23 जुलाई 1909 को उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और वो इस तरह से शहीद हुए। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अनाम हैं, जिनके कि तो हम नाम भी नहीं जानते, लेकिन जिनके नाम हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चे, हमारे आज की जो पीढ़ी है वो नहीं जानती। मदन लाल ढींगरा के बारे में बहुत सारे हमारे जो नई पीढ़ी है उन्हें जानकारी कम है। बिल्कुल, उन्हें जानना चाहिए, लेकिन उन लोगों के बारे में, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इन आजाद जो वातावरण है इसमें हम सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, और बच्चों को पढ़ने की आजादी मिली हुई है, और केवल पढ़ने की क्यों, खेलने की भी आजादी मिली हुई है। और जब खेल की बात आती है तो कुछ नहीं लगता कि ये जो बचपन वाले हम लोगों के खेल खिलौने थे वो कहीं गुम से हो गए हैं मंजू। बिल्कुल हो गए हैं, अब वो दिखाई नहीं देते हैं और इस बात की कमी भी हमें अखरती है। क्योंकि वो जो खेल खिलौने थे वो हमारे शारीरिक श्रम से जुड़े हुए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम खेलते थे तो शरीर की अच्छी खासी कसरत हो जाती थी और बाहर की धूल मिट्टी भी शरीर पर लगती थी, तो उससे भी हम थोड़े से मजबूत हो जाया करते थे। अच्छी खासी होती थी, इतना पसीना बहता था कि पूछो मत। और मतलब जैसे कि चाहे वो लंगड़ी टांग हो, अगर लड़कियों की बात करें उसमें भी फिर होता था ये लड़कियों का खेल है, लड़के नहीं खेलते थे लंगड़ी टांग, है ना। एक पैर से हम लोग दौड़ दौड़ के यूं और एक छोटा सा घेरा बना दिया जाता था और उसमें हम लोग धर पकड़ करते थे। बिल्कुल, सितोलिया खेलते थे, कंचे खेलते थे, इसके अलावा जैसे पकड़ा पकड़ी खेलते थे, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे, एक विष अमृत होता था। तो ये इतने सारे खेल थे। और इसको सबसे बड़ी बात ये कि इन खेलों के लिए हमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता था। जो आजकल के बच्चों को जो गेम हम देते हैं उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इंटरनेट की तो आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही साथ ये उनके स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। यही हम कहने वाले थे कि पहले तो हम उन खेलों को, उन सामानों को खरीदने के लिए पैसा व्यय करते हैं, उसके बाद उनके इलाज के लिए करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी खेल हैं वो हमारी आंखों की रोशनी पर घातक साबित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंखों की रोशनी पे तकलीफ देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो उससे घबराहट और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सारी और भी समस्याएं होती हैं। लेकिन खेल खिलौने ऐसे हों जिसमें पैसे कम लगे हों तो ज्यादा बेहतर है ना। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि जब पहले के जब खेलों की हम बात करते
करते हैं, तो उसमें बच्चों की जो एक यूं कहते हैं रचनात्मकता, वो भी बहुत उभर करके सामने आती थी। जैसे मिट्टी की बात करें, बच्चे लोग क्या करते थे, मिट्टी में जाके खेलने लगते थे, मिट्टी का एक ढेर मिला, उससे कोई ना कोई आकृति वो बनाने की कोशिश करते थे, या गीली मिट्टी है तो उसे गुड़िया बनाने की कोशिश करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हम अपनी माँ के पास जाकर के बैठ जाते थे, माँ आटा गूंथती थी तो थोड़ा सा आटा उनसे लेके कोई चिड़िया, कोई बतख और इस तरह के जब हम खिलौने बनाते थे तो उसमें बच्चे की रचनात्मकता उभर कर सामने आती थी। बिल्कुल, लेकिन और अब तो ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं हो पाता है। और उसमें थोड़े बड़े हुए तो घर में ही पुराने कपड़ों से सिल कर गुड़िया बनाई जाती थी, फिर उनको कपड़े पहनाए जाते थे। आजकल मतलब ठीक है, आजकल की गुड़िया हैं, आप उनको कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ अलग ढंग का श्रृंगार होता है तो उसमें इतनी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि हम अपने ढंग से गुड़िया बनाते थे, उसके आँख, कान, नाक सिलाई से ही, धागों से बनाया जाता था, या बाद में पेन से, फिर उसके बाद उनको तरह तरह के कपड़े पहनाए जाते थे। तो इस तरह से कुछ बच्चों में हमें लगता है मंजू कि हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को एक पुराने दौर में एक बार फिर ले चलें। बिल्कुल। और इसी के साथ जो हमारी किताबें उस समय होती थी बच्चों के लिए, कॉमिक्स होती थी, छोटी छोटी कहानियों की किताबें होती थी, वो भी पढ़ करके हमारी कल्पना के घोड़े दौड़ने लग जाते थे और हम कल्पना करते कि हाँ, एक राजा ऐसा होगा, एक रानी होगी, एक जंगल होगा, ये होगा। वो भी आजकल गायब है क्योंकि बच्चों ने किताबें पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो ये भी एक नुकसान है कि हम पुराने जो खेल खिलौने हैं उनको अगर भूलेंगे तो ये भी एक बड़ी बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि जब शारीरिक श्रम नहीं होता है तो बच्चों में मोटापे की समस्या भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये उससे जुड़ी हुई सब समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। तो बच्चे, जब हम लोग जो बचपन के खेल की बात कर रहे हैं उससे हम बहुत खुश रहते थे, और जब खुशी की बात आती है तो एक भक्ति काल से, या यूं कहें कि एक ऐसी प्रथा और पंथ चला जिसमें कि एक चैतन्य महाप्रभु का नाम हुआ, कि जिनको देखते ही लगता है कि बड़े आनंद में हैं और बिल्कुल बच्चों जैसे उछलते कूदते दोनों हाथ उठा के, और वो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो उनके साथ ही भी आजकल जो दिखते हैं उनकी संप्रदाय के लोग, पंथ के लोग, वो मृदंगम बजाते हुए और खूब इस तरह से झूमते मस्त चलते हैं कि लगता है कि बिल्कुल अलग ही उनका आनंद है। हाँ, और आज उनकी जयंती है चैतन्य महाप्रभु की, और भक्ति काल के प्रमुख संतों में से वे एक हैं, और उन्होंने भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया और राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में सद्भावना पर उन्होंने बल दिया, जाति पाति ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी और विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया, और अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने वृंदावन वहीं में व्यतीत किया। और उनका जन्म 18 फरवरी आज के दिन हुआ, लेकिन सन 1486, तो काफी पुरानी बात है, लेकिन आनंद आज भी देता है अगर उनका हम चित्र ही बस देख पाते हैं। भक्ति के भाव हमेशा ही आनंद देते हैं। बिल्कुल। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोन
की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का जो कृष्ण कन्हैया वो तो सचमुच हमेशा सभी की आंखों का तारा होता है। खासतौर से उसमें जो एक कहते हैं ना नटखटपन। हाँ, नटखटपन और वो लड्डू गोपाल जो उनके स्वरूप जो है उनका, स्वरूप उनका वो भी सबका बड़ा पसंदीदा स्वरूप है। और ये बात तो है। हाँ, उनकी पूजा आराधना और उन्हें पसंद करते हैं। तो और भाई लेकिन पूजा आराधना तो अपनी जगह है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि ऐसे ही निश्चल निष्कपट और मुस्कुराहट भरा चेहरा रहे तो क्या बात है ना, वो सभी बनाए को रखे। रखना चाहिए। बिल्कुल, यही तो प्रेरणा देते हैं वो हमें। उनका उनके जितने भी रूप है ईश्वर के, जितने भी रूप होते हैं वो हमें किसी न किसी बात की शिक्षा ही देते हैं कि आपका जीवन चरित्र ऐसा होना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, या फिर दूसरों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा वो सदैव हमें देते रहते हैं। और देखो स्वामी विवेकानंद के गुरु की अगर हम बात करें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, तो उनका व्यक्तित्व भी बड़ा अनोखा था। और जिस तरह से उनको अपनी आराध्य के प्रति श्रद्धा थी और जो विश्वास था वो बिल्कुल अनोखा था। बिल्कुल। और ऐसे महान संत की भी आज जयंती है, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। वे महान संत होने के साथ महान विचारक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता का समर्थन किया। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कड़ी साधना से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्मों में कोई भिन्नता नहीं, सभी में एक सी समानता है। बिल्कुल, भिन्नता तो नहीं है। और उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने बताया, जैसे कि आमतौर पर क्या होता है कि आप छोटे छोटे चमत्कार दिखाकर गुरु लोग इस तरह से चाहते हैं कि हमारे भक्त बन जाए, उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। जैसे कि ऐसा सुना है, पढ़ा है हमने कि कोई बड़े उनके शिष्य आए बड़े खुश होकर परमहंस जी के पास कि अरे ये गुरु जी आए हैं, बहुत सिद्ध हैं। तो बोले क्या सिद्धता उन्होंने देखी तुमने उनकी? तो बोले वो अरे वो नदी पर ना पैदल खड़ाऊं पर चल के आ रहे हैं। तो नदी उन्होंने ऐसे ही पार कर ली। तो बोले अच्छा, और नाव से आते तो कितना पैसा लगता? तो उस जमाने के हिसाब से 2 पैसा कुछ बताया उसने। तो बोले ये जो विद्या है वो कितने पैसे की हुई? 2 पैसे की। जो काम 2 पैसे में हो सकता है उसके लिए इतनी दिखाने की क्या जरूरत है? तो यानी कि आप ये देखें कि उससे लाभ क्या हुआ अगर आप उस खड़ाऊं पर चलकर आ गए। और इस तरह से चमत्कार दिखाकर हमें जो चमत्कार दिखाए उसके प्रति बहुत श्रद्धा या भक्ति नहीं करनी चाहिए, अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सही मायने में जो विद्वान है या जो सच्चा गुरु है उसके बारे में हमें परखना जरूर चाहिए, है ना? बिल्कुल। और आज रेणु जी सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे भरथरी गायिका सुरुजबाई खांडे की। लोक कला भरथरी गायन के क्षेत्र में सुरुजबाई खांडे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे छत्तीसगढ़ की उन चुनिंदा शख्सियतों में से थीं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कला को न केवल जीवित रखा बल्कि उसे दुनिया भर में पहुंचाया। उज्जैन नगर, जिसे प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी कहा जाता था, वहां के राजा भर्तहरि जो आध्यात्मिक नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन पर लोकगीतों को सुरुजबाई बड़े रोचक अंदाज में प्रस्तुत करती थी। बिल्कुल। और लोकगीत का तो कहना ही क्या है। हारमोनियम, बांसुरी, तबला, मंजीरा की संगत से गाया जाने वाला लोकगीत भर्तरी राजा भर्तृहरि के जीवन वृत्त, नीति, उपदेशों को लोक शैली में प्रस्तुत करने की ये जो प्रदर्शित किया जाता है, ऐसी लोक कला है जिसे भरथरी कहा जाता है। भरथरी एक छत्तीसगढ़ की लोक गाथा है। योगियों को लोक वाद्यों के साथ भरथरी गाते देखा जाता है और इस कला ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इस गायन की जीवंत प्रतीक सुरुजबाई खांडे आजीवन भरथरी गायन की मिसाल बनी रही। बिल्कुल। और सुरुजबाई जब केवल 7 वर्ष की थी तब उन्होंने राजा भरथरी की कहानी सुनी थी। लोकगीतों में राजा के जीवन को अनोखे ढंग से पिरोया गया था। सुरुजबाई ने अपने नाना रामसाय घृत लहरे से लोकगीत सुना और उसे दोहराया।
धीरे धीरे वे इसे अपने तरीके से गाने लगी और जैसे ही उन्होंने इसमें थोड़ी पकड़ बनाई, वे स्टेज पर कार्यक्रम देने की तैयारी करने लगी। केवल तैयारी नहीं की, बल्कि उन्होंने पहला स्टेज कार्यक्रम रतनपुर में किया। उसके बाद हजारों की संख्या में श्रोता एकत्र हुए, दर्शक एकत्र हुए। उसके बाद स्टेज कार्यक्रम का जो सिलसिला शुरू हुआ कि पूछो मत। देश का ऐसा कोई भी बड़ा शहर या रंगमंच नहीं था जहां उन्होंने अपना कार्यक्रम पेश न किया हो। इसके साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत उन्होंने लगभग 18 देशों में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने इस तरह से जाहिर है कि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार भी दिए गए। बिल्कुल, और भरथरी की कला उन्हें संस्कार में मिली थी, लेकिन साक्षर न होने के बावजूद केवल अपने हौसले और लगन के बूते लोक कला को मंच दिया। इस दौरान कई बार मुश्किलें तो आई उनके सामने, लेकिन आज से कुछ दशक पहले महिलाओं का मंच पर आकर कार्यक्रम पेश करना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन घर परिवार के लोग ही इसका सबसे पहले विरोध करते थे। ये विरोध ससुराल में आकर के और भी बढ़ गया। तब सुरुजबाई चिंतित हो गई कि उनकी सालों की जो मेहनत है उसका अब क्या होगा। लेकिन ऐसे समय में उनके पति ने उनका साथ दिया और इसके बाद रास्ता आसान होता चला गया। और वाकई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हमारे सपने चूर हो जाते हैं जब विवाह हो जाता है किसी भी बालिका का। आदिवासी लोक कला परिषद ने उनके इस हुनर को पहचाना और 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का इन्हें मौका मिला, जहां उन्होंने 3 महीने तक अलग अलग शहरों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने जीवन में उन्होंने लगभग 2000 से अधिक मंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देश में कई गांवों और शहरों के अलावा रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऐसे बहुत सारी जगहों पर अल्माटा, जापान, चीन सहित 18 देशों में इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और आंचलिक परंपरा में आध्यात्मिक लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित राजा भर्तहरि के जीवन वृत्त, नीति और उपदेशों को लोक शैली में बड़े रोचक अंदाज में प्रस्तुत कर अपनी विशेष पहचान उन्होंने बनाई। इसके लिए उन्हें सन 2000-2001 में सुरुजबाई खांडे जी को अहिल्याबाई सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दाऊ रामचंद्र देशमुख और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसी सुरुजबाई जो हैं, जिनका जन्म हुआ 12 जून को 1949 में छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, और 10 मार्च 2018 को आपने विदा कह दिया इस दुनिया को। और एक चमकता हुआ सितारा जरूर अस्त हो गया मंजू, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे हम कह रहे हैं बड़े फख्र से कि उन्होंने 18 देशों में मंच प्रदर्शन किया। सिर्फ मंच प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, बल्कि अपने देश का नाम फैलाया और एक आदिवासी लोक कला जो है, लोक गाथा है, उसका प्रदर्शन और पूरे विश्व से उसको पहचान करवाई कि हमारे देश में एक ऐसी भी शैली है जिसका कि जिस तरह से उनका गायन किया जाता है या राजाओं की प्रशंसा की जाती है और जिस ओजपूर्ण तरीके से किया जाता है, वो अपने आप में बेमिसाल है। बिल्कुल, है ना? लोक कलाओं की जब हम बात करते हैं ना रेणु जी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेती है। जहां तक ये हम सुरुजबाई की तो बात करते हैं, तो इन्होंने भी बहुत सालों तक ये प्रयास किए कि नई पीढ़ी आगे आए और इस कला को सीखे, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो आकर के इनके पास सीखने में उन्हें रुचि रही। और इनका हमेशा से यही कहना था कि अगर मैं चली जाऊंगी तो ये कला भी बहुत हद तक लुप्त होने की इसकी आशंका है, इसलिए आए। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो जहाँ रहते हैं वहाँ की जो लोक कलाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, उन्हें सुने, उन्हें जाने, उन्हें अपनाने का और आत्मसात करने का प्रयास करें। क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है, हमारी मिट्टी की पहचान है। हर चीज को पैसे से जोड़ना, व्यवसाय से जोड़ना उचित नहीं है। जाहिर है कि अगर थोड़ी भी बहुत भी गायकी आ गई तो उन्हें लगता है कि हम मंच प्रस्तुति दें, और जो आजकल के आधुनिक गायन हैं, गायन शैलियां हैं या जो भी गीत हैं, उन्हें प्रस्तुत करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कृपया उससे भी जरूर करें। हम नहीं कहते कि आप उसको छोड़ दें, लेकिन साथ साथ हमें लगता है कि इतना समय तो जरूर निकाल सकते हैं अपनी धरती के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने लोकगीत के लिए। बिल्कुल।
छम छम नाचत आई बहार, तो बहार का आनंद तो हम ले ही रहे हैं। बाहर बिल्कुल आ चुकी है और उसका आनंद, वैसे तो लोग सोचते हैं जब हम आराम करेंगे तब बहुत आनंद आएगा, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है मंजू कि जब हम बहुत जिस दिन काम करते हैं उस दिन एक अलग ढंग का आनंद होता है। हाँ। उसका मजा अलग लगता है ना। बिल्कुल, अपने हाथों से किया गया जो कार्य होता है ना, उसका संतोष एक अलग होता है ना। हमें ऐसा एक सुकून वाली भावना रहती है। जैसे कि कई लोग है ना अपने घर की छत पे या फिर बालकनी में बागवानी करते हैं। हालांकि बाजार में सब कुछ मिलता है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घर पे अगर एक मिर्ची के पौधे में 3-4 मिर्ची उग आए या एक टमाटर के पौधे पे 2 टमाटर भी आ जाए, तो वो जो सुकून होता है, वो जो आनंद होता है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। ठीक उसी तरह से घर के कामों की भी बात है कि जब हम वो काम करते हैं या फिर भोजन बनाने की बात है, हम अपने हाथों से जब बनाते हैं तो उसका जो एक संतोष होता है उसको महसूस करने में बड़ा आनंद आता है। और एक बात और है कि ये कहने का हमारा कतई मतलब नहीं है कि आपके साथ में कोई सहायक है या तो उसका भी काम आप खत्म कर दें। बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बर्तन भी धोने लगे, लेकिन हाँ ऐसा है कि मौके तलाशें कि और क्या क्या कर सकते हैं या कुछ और उसके अतिरिक्त भी कुछ किया जा सकता है। रसोई घर की बात भी है, ठीक है आपके सहायकों से आप काम कर लें, लेकिन जब मुख्य कार्य है छौंकने का, उसको बघारने का, वो आप करके देखें तो मजा आएगा। वैसे तो हमारी बहुत सारी बहनें करती होंगी जरूर, लेकिन फिर भी जो नहीं करती हैं या जिन्हें लगता है कि ये बकवास काम है, बहुत बेकार है, उनके लिए है कि थोड़ा करके देखिए, अच्छा लगेगा। और जैसे तुमने कहा ना कि पौधे में मिर्ची हो चाहे टमाटर हो या कुछ भी ऐसा निकल आता है, सेम हो, तो बस सुनकर ही मजा आ गया कि अरे वाह कितना अच्छा लगे आपके गमले में कुछ इस तरीके की चीजें हो। तो ये बात भी है, उसके साथ साथ कुछ नया भी सोचे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। वैसे हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में आराम के लिए ही करते हैं, कि सोचते हैं कि अपना जीवन आरामदायक बन जाए, मस्ती से जिए, खाए पिए। हाँ, मतलब पैसे कमा रहे हैं इसलिए कि सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े, ऐसा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तमाम सारे साधन उपलब्ध भी तो है ना हमारे आसपास। जैसे कि टीवी भी चालू करना है तो हमारे पास हाथ में रिमोट रहता है, चाहे एसी है तो उसका भी, यानी हर एक उपकरण का एक रिमोट आ गया है, आपको उठना ना पड़े। भाई तो ये उपकरण, या चलो ये तो नहीं कह सकते क्योंकि ये आपको खुद व्यस्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे मिक्सी आ गई या कोई पानी या हीटर या जो भी चीज है जिसमें कि आपका समय नहीं जा रहा है, वो समय इसलिए नहीं बचा है कि आप आराम करें, इसलिए कि कुछ और करें, ऐसा। जी बिल्कुल, ये ऐसा होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हाँ आराम करना ये हमारा एक परम धर्म है या फिर ये पहला कर्तव्य है या बस आराम से रहना है और इसीलिए तो हम पैसा कमा रहे हैं, ये उनकी सोच होती है। और उसके बाद जैसा कि घर के काम की बात आती तो जो भी सहायक होते हैं उनसे वो सारा घर का काम करवा लेते हैं। और उसके बाद जब ऐसा लगता है कि थोड़ा मोटापा आ गया है, अरे हाथ पैर कुछ काम करना कम कर रहे हैं, तो फिर वो जिम जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि घर के कई सारे छोटे मोटे काम जब आप करते हैं तो आपके शरीर की एक्सरसाइज तो हो ही जाती है उसमें, तो वो करना बहुत जरूरी है। हालांकि जीवन, हम ये सोचते हैं कि आराम के लिए हमने सब कुछ जुटाया है, लेकिन जब मोटापा आ जाता है या शरीर में कोई रोग आ जाता है तब ये आराम पूरी तरह से गायब हो जाता है और तकलीफें आकर के हमें घेर लेती है। जी हाँ, बल्कि आराम क्या जाता है, यूं कहें कि तकलीफ बहुत आ जाती है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सक्रिय रहने की बात, वो आराम करते हुए भी सक्रिय रहा जा सकता है। ये वो वाला आराम है, ये वो वाली सक्रियता है, वो वाला काम करने की बात है जिसमें आप मजे ले सकें उसको और अपने शौक से करें। आप खुद उसके लिए खुद को प्रेरित करें, न कि ये सोच कर कि अरे करना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचें कि आपको करके आनंद आएगा, या जिस जो काम कर रहा है या जो हम पढ़ते हैं, अगर हम कहते हैं बहुत सारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में पढ़ें कि क्या वो सच में पूरे दिन लेटे रहते थे या वो वाकई कुछ करते थे। देखिए बहुत सारे हमने अपने माननीय प्रधानमंत्रियों की बातें सुनी हैं और भी बहुत सारे लोगों के व्यक्तित्व को पढ़ा है कि वो मात्र 6 घंटे या 5 घंटे की ही सोते थे क्योंकि उनके पास इतना काम होता था। तो क्या उनके पास संसाधन नहीं थे? उनके पास संसाधनों की क्या कमी थी? बिल्कुल है, फिर कैसे वो इतना काम करते थे, है ना? बिल्कुल। तो सक्रिय रहना इसलिए भी आवश्यक है कि आप अपने जो सारे कार्य हैं वो समय पर निपटाने के साथ ही साथ जो है एक अच्छा जीवन जी सके। और सक्रिय रहना कोई बहुत यूं कह सकते हैं, हाँ मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि छोटी छोटी बातों से सक्रिय रहा जा सकता है। अगर आपका ऑफिस आपके घर के नजदीक है तो आप पैदल जा सकते हैं, इसमें आपके शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। सब्जी खरीदने चले जाइए, सब्जी, सामान खरीदने चले जाइए। बिल्कुल, बात बात में कार या फिर बाइक उठा करके मत चलिए, थोड़ा सा अपने पैरों को कष्ट दीजिए, तो इससे आपका व्यायाम हो जाएगा।
रहेगा। जैसे कि आपका दूसरी या तीसरी मंजिल पर घर है तो आप सीढ़ियां चढ़कर भी जा सकते हैं, या फिर पानी के लिए आप घर के किसी अन्य व्यक्ति को भाई एक गिलास पानी देना कहने की जरूरत नहीं है, खुद उठ करके पानी ले लीजिए। तो इस तरह के जो छोटी छोटी बातें हैं, तो काम के बीच भी ये छोटे छोटे जो व्यायाम है, इससे आपका शरीर सक्रिय बना रहेगा। जैसे कि एक मशीन होती है, कई दिनों तक उसका इस्तेमाल ना करें तो जैसे उसमें जंग लग जाता है, यही स्थिति हमारे शरीर की भी हो जाती है अगर हम अपनी सक्रियता को खो देते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास लिफ्ट है, फिर भी जैसे दूसरे तीसरे मंजिल तक, ये आपकी उस पर है कि किस तरह से आप कितना चढ़ उतर सकते हैं। चलिए, आप चढ़ने से मत शुरू करिए, उतरने से शुरू कर लीजिए। आज से कोशिश करिए कि हम उतरेंगे, तब तो फिर 5 मंजिल हो तो भी आप उतर सकते हैं। तो उतरने से शुरू करिए, और आपको अगर 5वीं 6वीं मंजिल है तो 2 मंजिल चढ़ जाइए, उसके बाद लिफ्ट का प्रयोग करें। तो कुछ इस तरीके का प्रयोग आप स्वयं सोच सकते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ साथ समय आप व्यतीत करने के लिए पुस्तकें पढ़ें। ऐसा नहीं कि हर वक्त, जैसे ये मंजू ने बता दिया ना, याद दिला दिया कि रिमोट उठाया और काम हो गया, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। बातों के साथ देखिए हमने अपनी सक्रियता दिखाई और तुरंत बातों के बाद एक गाना सुनवा दिया। भाई कुछ ज्यादा सक्रिय हो गए हम लोग, अब तो घूमने भी जाना पड़ेगा। और बात देखो सक्रियता की जो है ना, उसमें ये भी है, क्योंकि अक्सर हम घूमने इसलिए भी नहीं जाते हैं कि बड़ा आलस से आता है कि अरे छोड़ो, कौन उठेगा, कौन टिकट बुक करेगा, या अगर शहर के बीच में भी जाना है तो अरे ठीक है, हर साल तो वही देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जैसे अभी बहारों की मंजिल है, ये है चीजें जो हैं, ये इस समय पूरा गुलशन बिल्कुल
खिला हुआ है। हाँ। तो इस सब का आनंद लेना चाहिए। और हमारे देश में खासतौर से ये जो मुगल गार्डन है, हाँ। इसकी तो खूबसूरती के क्या कहने हैं, है बिल्कुल, ना? मुगल गार्डन की खूबसूरती के क्या कहने, और ये केवल पूरे वर्ष में केवल एक ही महीना इसे खोला जाता है और अभी जी। ये खुला हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम घूमने चलेंगे। वैसे हम यात्राओं की बात करें तो यात्राएं जो होती है ना रेणु जी, वो पाठशाला की तरह बिल्कुल, होती है ना। बिल्कुल। भीतरी और बाहरी दुनिया के बारे में हमें बहुत कुछ वो सिखाती है, और कायदे से किया गया जो पर्यटन है वो जीवन में आनंद की दृष्टि देता है, और चीजों को, लोगों को और घटनाओं को देखने का हमें एक नया नजरिया भी देता है। जीवन का आनंद लेने और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सैर करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मुगल उद्यान ले चलते हैं। जी हाँ, और इसे हम सब के लिए खोल दिया गया है। हर वर्ष बसंत के समय, जाहिर है कि इस समय सब फूल खिलते हैं, तो एक महीने के लिए इसे आम जनता के लिए खोला जाता है। और 21 मार्च तक ये खुला रहेगा, 13 फरवरी से। इसे केवल ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही देखा जा सकेगा। और प्रत्येक सोमवार, जैसा कि सभी सरकारी जो भी पर्यटन स्थल होते हैं, चाहे वो कोई भी चिड़ियाघर हो या कोई ऐसा संग्रहालय हो, ऐतिहासिक इमारतें हो, ये सब सोमवार को बंद रहते हैं, क्योंकि रविवार को लोग घूमने आते हैं। इसलिए ये वैसे भी जानकारी रखें जरूर, क्योंकि हर सोमवार को इस तरीके की चीजें बंद रहती हैं। तो ये भी बंद रहता है हर सोमवार को। सुबह 10 बजे से इसे देखा जा सकता है। और कोरोना के कारण सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नियम है, जिनकी जानकारी भी इंटरनेट पर जब बुकिंग करेंगे तो उपलब्ध हो जाएगी, और इन नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे के भाग में स्थित मुगल उद्यान अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। और यहाँ विविध प्रकार के फूलों और फलों के पेड़ों का संग्रह है। और इसकी अभिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने लेडी हार्डिंग के आदेश पर की थी। भाई 13 एकड़ में फैला हुआ ये उद्यान है। हाँ। इसमें ब्रिटिश शैली के साथ साथ मुगल शैली के भी मिश्रण होते हैं, कुछ वो भी ये दिखाई देता है। और ये उद्यान 4 भागों में बटा हुआ है। अब 13 एकड़ है तो जाहिर है, और इसमें चारों एक दूसरे से भिन्न और बिल्कुल अनुपम है, अद्वितीय है। यहाँ कई छोटे बड़े बगीचे हैं, जैसे पर्ल गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है। तो इस तरीके के गार्डन है, अलग अलग उद्यानों को नाम दिया गया है। और उद्यान का जो प्रथम भाग है वो हर्बल भाग है, जिसमें औषधि पौधे हैं। प्रत्येक क्यारी पर पौधे का विवरण और उसके गुणों का वर्णन भी किया गया है। तो जो जिन लोगों को औषधियों के बारे में जानने का अगर इच्छा रखते हैं तो वो इनके गुणों के बारे में पढ़ सकते हैं। या फिर कभी कभी हमें पौधा पहचानने में भी मुश्किल आती है। हम उसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि कौन सा पौधा नाम क्या है। हाँ, तो ये आप जानकारी वहां से ले सकते हैं। और इनमें मुख्य पौधे हैं घृत कुमारी, जिरेनियम, बर्गामार, पिपरमिस्ट, खम, मीठी तुलसी, मिंथॉल मिस्ट, अश्वगंध, जावा घास, गुग्गल, गिलोर, ऐसे अनेक पौधे वहां पर उपलब्ध है। बिल्कुल। और वहीं ऐसा नहीं है कि बॉन्साई नहीं वहां उगाया गया है, वहीं बॉन्साई भाग भी है। और इस भाग में कई बॉन्साई गमले हैं। कुछ पौधों की उम्र तो 40 से 45 वर्ष भी है। बहुत खूबसूरत है। इनमें कैलेटस, इमली, कैजोराइना, फाइकस, बरगद, चाइना ऑरेंज, मॉल्जरी, ओरिकेशिया और वेरीगेटेड, और बहुत सारे ऐसे ही जेड प्लांट, चीर, पाइन, ये सब भी हैं। अब इनके बॉन्साई कितने खूबसूरत लगते होंगे, है ना? बिल्कुल। इतने बड़े बड़े पेड़ हम जब छोटे छोटे देखते हैं, और छोटे छोटे पेड़ों पर जब वो फल आ जाते हैं ना, तो वो देखने में बड़े ही आकर्षित होते हैं। बोनसाई भाग का अवलोकन करने के बाद हमारा सामना होता है पेंजी, डहलिया, कैलेडुला, स्वीट पीज और फलाकस के चित्ताकर्षक फूलों से। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हमें होली के आगमन का आभास करवाते हैं, और उसी के साथ म्यूजिकल फाउंटेन को देखकर हमारी आंखों को बेइंतहा सुकून मिलता है रेणु जी। और ये बात तो है। बिल्कुल। और इसी के साथ ट्यूलिप के जो फूल हैं वो हमारा दिल चुरा लेते हैं, और ये फूल सावधान की मुद्रा में इस तरह से खड़े होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा अभिवादन कर रहे हैं। बहुत सुंदर और इन्हें ट्यूलिप के पौधों की परेड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। सफेद, पीले, लाल, मैरून, रंग बिरंगे ट्यूलिप, 1 फीट वृत्त का डहेलिया, मतलब कितने बड़े डहेलिया होते हैं, हमारे कदम रोक देता है। जाहिर है कि जब इतने चित्ताकर्षक फूल होंगे तो हम तो रुक कर निहारते ही रह जाएंगे। इस तरह से तरह तरह के शीतकालीन फूलों को देखने के बाद हम प्रवेश करेंगे रोज गार्डन में। भाई क्या बात है! पीली, नीली, केसरिया, सफेद, कत्थई रंग के पेंजी के फूल
हमारे कदमों में बेड़ी डालने का प्रयास करते हैं और हम भी बंधे चले जाते हैं उन्हीं की ओर ना। बिल्कुल, फूल होते ही इतने आकर्षक हैं कि जब एक साथ बहुत सारे दिख जाते हैं तो हमारी नजर टिकती नहीं, हम सोचते हैं अरे ये ज्यादा खूबसूरत है या वो ज्यादा। और वो जो जब अलग अलग रंगों के होते हैं तो उन रंगों में कहते हैं कि रंग का तो अपना आकर्षण अलग होता ही है, तो वो भी हमें आकर्षित करते हैं। और ये जो प्राकृतिक रूप से फूलों में जो रंग होते हैं मंजू, उसमें एक अलग ढंग की चमक होती है और मुलायमियत भी अलग तरीके की होती है ना, तो वो तो आकर्षित इसीलिए वो करते हमें हैं। ज्यादा आकर्षित करते हैं। और गजेनिया, जरबेरा, एंट्रीनम, साल्विया, अफ्रीकन डेजी, स्वीट विलियम, गेंदा, मैरीगोल्ड, ये सब शीत ऋतु के पुष्प हमारी वहां पर अगवानी करते हैं। और उद्यान के एक कोने में कैक्टस के कुछ पौधे बड़े करीने से सजाए गए हैं और रोज गार्डन में बड़ी बड़ी क्यारियों में विभिन्न प्रकार के खिले गुलाब हमें हर्षित करने की हर संभव कोशिश करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और हम खुश भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गुलाब हैं, उसमें खास जो है लेंजेरा है, फास्ट प्राइज है, पूसा पीताम्बर है, चाइना मैन है, अर्मेलिया है, भीम है, सेंटिमेंटल है, क्वीन एलिजाबेथ है, आइसबर्ग, पासाडेना, लुइसियाना आदि हैं। और इसके बाद जब रोज गार्डन के बाद हम प्रवेश करते हैं वृत्ताकार उद्यान में, नीचे बीच आंगन में गोल फव्वारे हैं, 8 फीट ऊंचाई का डहेलिए के पौधों के सामने हम जाहिर है कि नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल। और पर्ल गार्डन या बटरफ्लाई गार्डन तितलियों को देखने का सर्वोत्तम स्थान है। आध्यात्मिक उद्यान में विभिन्न प्रकार के धार्मिक वृक्षों को देखा जा सकता है, जैसे कि सीता अशोक, बबुई तुलसी, आंवला, कनेर, कार्क ट्री, आम, कदम, खजूर, अनार, मेहंदी, सीरस, अर्जुन, मोगरा, रीठा, वैजयंती, हार सिंगार, रुद्राक्ष, यूफोरबिया और ऐसे कई ये जो पौधे हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो मुगल गार्डन है ये आतुरता से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए जब भी आपको मौका मिले या फिर कभी दिल्ली जाना हो, यानी इस 1 महीने के भीतर तो आप मुगल गार्डन जरूर देखिए, लेकिन पहले अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाना ना भूलें। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए, हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए, हाय रुत ऐसी हर कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गली गली, कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए, खोए हुआ क्या खोए हुए, जागी जिया में अरमान सोए, सोए किसी को क्या कहे, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए, खोए हुआ क्या खोए हुए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये
ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। के बहाने आँख ना लड़ाओ, जाओ सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ, जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आँख ना लड़ाओ, जाओ। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गली गली। कली कली। ये गीत जब हम सुनते हैं ना रेणु जी, तो सुन के ही बहुत सारे फूलों की कल्पना अपने आप मन में आ जाती है। इस गीत में ही इतना आकर्षण है। भाई देखो, ऐसा है ना कि जब मुगल गार्डन हम लोग घूमे राष्ट्रपति भवन में, तो फिर तो तब से हम लोग फूलों के बीच में ही घूम रहे हैं। हर कली मुस्कुरा रही है, कली कली गली गली, सब खुशबू बिखेर रहा है सब तरफ। और पूरे यूं कह सकते हैं कि हमारे पूरा देश इस मामले में बहुत समृद्ध है कि प्रकृति अपनी पूरी छटा यहाँ पर दिखाती है ना। और जो मौसम है, मौसम का बदलना, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि समय समय पर जब मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है, अलग अलग तरह का अनुभव हमें होता है। तो ये जो खासियत है, इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल, और उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। बहुत सारे मामलों में हमारे देश में, चाहे देखो ना कि इतनी विविधता है, बोली भाषा, अभी जैसे हम लोगों ने जिस लोकगीत की बात की, लोक गाथा की बात करी, भरथरी की, वो अपने आप में अनूठी है। बहुत कम लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। वहीं ऐसे बहुत हमारे लेखक हुए हैं, हर विषय, हर उसमें, हर क्षेत्र में अपना एक अलग ही मकाम सबने हासिल किया है। बिल्कुल, और एक मकाम हासिल किया है कृष्णा सोपती जी ने। आज हम उनको याद कर रहे हैं। हिंदी की कथा भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से नया कलेवर प्रदान करने वाली साहित्यकारा कृष्णा सोपती जी का आज जन्मदिन है। आज के दिन सन 1925 में गुजरात में उनका जन्म हुआ। आपने 50 के दशक से लेखन आरंभ किया और इनकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा। जी, और तो एक बहुत अच्छा बड़ा नाम है कृष्णा सोपती जी का। बहुत सारे लोगों ने, हमारे साथियों ने पढ़ा भी होगा। और कृष्णा सोपती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वहीं 82 में हिंदी अकादमी अवार्ड तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार सहित अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, तो आज हम उन्हें उनके इस जयंती पर याद कर रहे हैं। और हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि कुछ जरूर पढ़ें। जिन जिन भी साहित्यकारों की हम बात करें, या जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करें, या जिस भी बड़े हम आध्यात्मिक गुरुओं की बात करें, अगर आप कोशिश करके उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा लगेगा हमारा उनके बारे में चर्चा करना, है ना? और पढ़ने में कहीं देर ना हो जाए। ऐसा समय रहते पढ़ लेना चाहिए। इसमें भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, क्यों जल्दबाजी में भी नहीं, कहने का मतलब ये कि जब तक उम्र के एक ठीक ठाक पड़ाव है आपका, तब तक इन चीजों को पढ़ लीजिए, ताकि यथाशक्ति जो है आपका पठन पाठन हो जाएगा। अभी ऐसा तो लोग कहते हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम रामकृष्ण परमहंस को पढ़ें, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम कृष्णा सोपती को पढ़ें। उम्र हो जाएगी तब पढ़ेंगे। लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया मंजू, ये कौन सी उम्र है, ये किसने निर्धारित किया? नहीं, लेकिन आंखें कमजोर हो जाती ना, उसके बाद पढ़ने में थोड़ी मुश्किलात आती है, या फिर पढ़ने के लिए बहुत सारा धैर्य भी चाहिए होता है रेणु जी। जैसे एक मतलब हमें बैठ करके पढ़ना होता है बहुत देर तक, तो कई बार शरीर हमारा साथ नहीं देता है। इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि समय रहते पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे देश के जो भी महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनके बारे में जानना चाहिए। ये अनिवार्य है हम सभी के लिए। बिल्कुल अनिवार्य है। और इसके साथ साथ एक बात और है, अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम किसी खास उम्र के बाद पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे हमने पहले क्यों नहीं पढ़ लिया। तो शायद हम इनके बारे में और भी ज्यादा पढ़ते, या कहीं ना
कहीं उनके जो दर्शन है, जीवन का सिद्धांत है, उसको हम कहीं जब हम हमारी जो जिंदगी की जो गाड़ी थी वो थोड़ी उबड़ खाबड़ चल रही थी, लड़खड़ा रही थी, तो शायद उस समय पढ़ लेते तो हमें ये मार्गदर्शन भी कर देती। हाँ, ऐसा भी होता है। और रेणु जी, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे एक पहचान वाले हैं, तो उनकी उम्र होगी लगभग 40 वर्ष के आसपास होगी। तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैंने गीता जो है वो पूरी पढ़ी, हाँ। उसके उपदेश पढ़े, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें मुझे जानने को मिली कि जब उन बातों को मैंने अपने जीवन में धारण किया तो मैं ये समझ पाया कि हाँ, वो कितना आवश्यक है, उसके जो उपदेश हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इसको पढ़ने में इतनी देर क्यों की, मैंने इसको 20-22 वर्ष की उम्र में पढ़ना चाहिए था, तब ये मेरे लिए और भी ज्यादा लाभदायक साबित होती। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही किसी के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें कहीं राह दिखाते हैं। तो राह तो हमें बचपन से ही देखने की जरूरत पड़ती है, तब तो माता पिता रहते हैं, लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तब किताबों का सहारा ले लेना बेहतर है। जी। लेकिन ये तो हो गया कि समय रहते काम करना, लेकिन कुछ लोग बड़ी जल्दबाजी में काम करते हैं, ऐसा भी होता है ना? हाँ, होता है, लेकिन वो जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जल्दी काम करना ठीक बात है, लेकिन जल्दबाजी में करना थोड़ा सा कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन समय रहते काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है, हमेशा यही कहते हैं, अरे बहाने बनाने की जब बात आती है, अरे बहुत ट्रैफिक बहुत था, आज तो अलार्म बजा ही नहीं, आज बच्चा बीमार हो गया, या और कोई बहाना बनाते हैं, ऑफिस कभी वक्त पर नहीं पहुंचते, या हमने किसी को कोई समय दिया है कि 8 बजे हम आपसे मिलेंगे, लेकिन पहुंच रहे हैं 9 बजे वहां पर, और इस तरह के बहाने बनाने ये उनकी आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो ही अव्यवस्थित होती है। यानी समय का जो एक मूल्य होता है, प्रबंधन है, वो हम नहीं कर पाते ठीक से, तब ये स्थिति होती है। वहीं एक बात और है, ये तो हो गई चलिए छोटी मोटी चीज है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर होता है कि कोई हमें फॉर्म भरना है या कहीं हमें जाना है इंटरव्यू आदि के लिए, नौकरी के लिए, या सच बात है सबसे बड़ी बात तो ये फॉर्म भरना है, या कहीं बिजली का बिल जमा करना है, या किसी भी चीज की जिसमें अंतिम तिथि निर्धारित होती है, उसमें हम सोचते हैं अरे अभी 15 दिन है, अभी 12 दिन है। ये ना सोचे, उसको अगर 15 दिन पहले कर देंगे तो क्या नुकसान है आपका। हाँ। है ना? कई बार लोगों को लेट फीस भरने की भी आदत सी पड़ जाती है। मजा आता है उसमें। हर बात में तिथि निकल जाती है, उसके बाद जब वो काम करते हैं तो उसके लिए हमें लेट फीस देनी पड़ती है, और ये बात उनके लिए आम होती है। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ गलत हो रहा है, इस आदत को हमें सुधारना चाहिए, बल्कि वो ये सोचते हैं अच्छा चलो काम तो हो गया ना। अब 15 रुपए ही तो ज्यादा लगे, उसमें वो उसको पैसे से भी कभी कभी आंक लेते हैं। जबकि आप ये सोचिए कि समय उतना ही लगना है, बस आपको तिथि निर्धारित करनी है कि उसको आपको कब करना है। अगर आपकी अंतिम तिथि 10 तारीख है तो आपको 10 के 2 दिन पहले करना है या 2 दिन बाद, ये आपके ऊपर है। और जो आप जैसे मंजू जैसे अक्सर जो लोग ये कहते हैं ना कि समय नहीं मिला, वो तो हमें लगता है 10 के बाद भी नहीं मिलेगा, है ना, फिर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। और ये जो बात है ना, समय नहीं मिला, ये तो जिंदगी भर की बात होती है। जीवन भर हम ये कहते रहते हैं कि समय नहीं मिला, लेकिन हर प्रत्येक कार्य को समय पर करना बहुत जरूरी है। और विशेष तौर से जैसे कि हमें ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तब भी तो हम समय से पहुंचते हैं ना। अरे तो इसके लिए चर्चा हम बाद में करेंगे, हम सोचते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा।
देर करने वाले यही कहते हैं कि मैं देर करता नहीं या करती नहीं और देर हो जाती भाई है। लेकिन आपकी दिनचर्या अगर सही है, समय पर उठते हैं, आप कभी भी कहीं लेट नहीं होते, कभी लेट हो ही नहीं सकते फिर अगर आप ऐसा करते हैं। काम करना स्वयं कभी न छोड़ें और अपनी सेहत के लिए भी सही है कि आप अपना काम खुद करें। तो भाई हमारे एक साथी लिख कर ये भेज रहे हैं, हमने नहीं कहा ये बिल्कुल भी। हाँ, यानी हमारे श्रोता भी कमेंट करने में देरी नहीं करते, क्योंकि ये आज अच्छी बात है। सबसे पहले उन्होंने तीनों विषय जो ये वाले थे खास तौर से कि बचपन के खिलौने और जल्दबाजी और सक्रिय रहना, यही इन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है। हमारे सभी श्रोता ने इसे हाथों हाथ लिया है। तो धन्यवाद देते हैं। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि हमें अपने आप को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए, नहीं तो उम्र बढ़ने पर 4 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। दरवाजा खोलने, पानी पीने जैसे छोटे छोटे काम खुद करें। सुबह या शाम थोड़ा घूमना हमें जरूर चाहिए। बिल्कुल। और जो पानी पीने की बात है ना, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि अक्सर हम ऐसे करते हैं कि अपने सिरहाने पर बिस्तर के पास बोतलें रख लेते हैं पानी की और सोचते हैं कि बस उठे तो यहीं से पी लें। हाँ। तो ये सारी चीजों को इतना अपना सुविधा भोगी न बने, बल्कि जहाँ एक नियत स्थान है रसोई घर के पास या वहां पर जहां भी है आपके घर में, उसको वहीं रहने दें। उस बहाने आप थोड़ा चल फिर लेंगे, है ना। और रेणु जी, कई लोग तो चाय बना करके थर्मस में भर के रख लेते हैं कि सच में? हाँ 3-4 कप चाय बना लेते हैं कि बार बार कौन बनाएगा। वैसे तो बार बार चाय पीना नुकसानदायक होता है, इतनी चाय पीनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें आदत होती है, इसलिए 4 कप चाय एक साथ बना करके रख लेते हैं। सुबह दोपहर शाम तक वो चाय चलती रहती है। और इतनी बेस्वाद चाय न पिए, बेहतर है एक ही कप पिए, लेकिन फिर हम कहेंगे कि भाई बार बार बनाएं और बार बार पिए और कार्यक्रम सुनते रहें। बिल्कुल सुनते रहें। और इसी के साथ हमें घड़ी की तरफ नजर डालना भी बहुत जरूरी है, ताकि सारे काम व्यवस्थित समय पर चलते जी रहें। हाँ। तो हमने भी नजर डाली तो हमें पता चला कि अरे कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो रहा है। तो चलिए अब अपने सखियों से, श्रोताओं से हम विदा चाहते हैं। इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।